Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we are going to start our sixth chapter, Manufacturing Industries. आज हम हमारा सिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैन्युफैक्चर मीन्स क्या होता है, कि व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। So production of goods in large quantities by producing raw materials into more valuable product is called manufacturing। कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना जो हमारे पास रॉ मटेरियल के रूप में फॉर्म है उसको हम एक अदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी सेक्टर। जो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, हमारे सेक्टर्स कितने तरीके के होते हैं, कितने सेक्टर्स होते हैं? 3 टाइप। 3 सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारा किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, एज दिस इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म प्राइमरी मटेरियल्स, जो प्राइमरी मटेरियल्स है यानी कि जहां पर हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, मोस्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। और ये जो रॉ मटेरियल है वो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, जैसे कि कॉटन है। कॉटन को अगर हम टेक्सटाइल में कन्वर्ट करते हैं तो जो टेक्सटाइल होगी वो क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है, उसको मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना जो प्रोसेस है उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। कि एग्रीकल्चर जो हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज करने में हमारा बैकबोन के रूप में काम करता है, एग्रीकल्चर। विदाउट एग्रीकल्चर हमारी जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज भी नहीं हो सकती। जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होती है मोस्टली हमें एग्रीकल्चर से ही मिलती है। तो ये जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसको हम डेवलप कर सकते हैं। इस इंडस्ट्रीज में इसको हेल्प किया जाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। किस प्रोसेस से? एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करके। जितना ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर प्रोसेस मॉडर्नाइज होगा उतना ही हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंस हो गया। सेकेंड है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल on agriculture income by providing them job in secondary and tertiary sector। ये जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या करती है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर लोगों को जॉब प्रोवाइड कराती है। इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्या करती है, मॉडर्नाइजिंग के साथ साथ लोगों को जॉब भी दिलाती है। ठीक है, थर्ड है, इट हेल्प्स इन द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होगा, लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होने लगेगा। पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, गरीबी जो है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। दिस वॉज द मेन फिलोसॉफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर इन इंडिया। और ये जो पब्लिक और जॉइंट सेक्टर जहां पर लोग जो है वो क्या करते हैं, इंडस्ट्री से कनेक्ट होते हैं, तो ये सारी चीजें कंबाइन होकर लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से बचाती है और दूसरा गरीबी से दूर रखती है। It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas। की इंडस्ट्रीज मोस्टली कहाँ होंगी, बैकवर्ड एरियाज में, जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है इंडस्ट्रीज वहीं ज़्यादा सेटअप की जाती है, कि जहाँ लोग कम रह रहे हैं, लोगों का रहने की जो जगह है उनसे दूर इंडस्ट्रीज को सेटअप की जाती है ट्राइबल एरियाज में। तो वहाँ के लोगों के अंदर जो रीजनल डिस्पैरिटीज है, रीजनल डिस्पैरिटीज एक दूसरे के साथ रिलीजन के बेस के ऊपर, रीजन के बेस के ऊपर जो भेदभाव किया जाता है उसको कम भी करती है ये इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंस हो गया। नेक्स्ट है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज। कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रीज जितनी ज़्यादा डेवलप होंगी उनसे क्या होगा, ट्रेड इंक्रीज होगा,
ट्रेड इंक्रीज होगा तो बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगा तो फॉरेन के साथ क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज, वहां से हम यहाँ से हम चीजें एक्सपोर्ट करेंगे और वहां से जो हमें जरूरत है उसको इंपोर्ट किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, हमारा ट्रेड और कॉमर्स जो है उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, countries that transform their raw material into a wide variety of finished good at of higher value are prosperous। कि जो कंट्रीज है वो ज्यादातर जो रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं उनको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना, फिनिश्ड गुड में तैयार करना, रॉ मटेरियल से जिस चीज को हम फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं उनकी अपनी इंपॉर्टेंस, देश के अंदर ही जो चीजें प्रोड्यूस होगी उसकी इंपॉर्टेंस तो अलग होगी, बाहर से जो चीजें नहीं मंगवाई जाती है, आपको आपको अपनी ही कंट्री में सारी चीजें जब अवेलेबल होगी तो उसकी क्या होगी, इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी। तो इसीलिए मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज जो है उनको ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंस। अब इसके बाद में आता है कि इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये तो हम इंडिया के बारे में हमेशा से ही यही पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पर वेराइटीज होने के बावजूद ही, चाहे वो रिलीजन में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, वेराइटीज होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है, यूनिटी देखी जाती है। तो इसीलिए इसी यूनिटी को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग किया गया किसका, इंडस्ट्रीज का। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। यानी कि दोनों क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों ही चीजें एक दूसरे से ऑपोजिट नहीं है बल्कि साथ में चलने वाली चीजें हैं। वो दोनों ही कैसी चीजें हैं जो साथ में प्रोसेस कर सकती हैं, साथ में आगे बढ़ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव एनकरेज इंक्रीज एग्रीकल्चर यील्ड। जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं मोस्टली, जैसे शुगर कैन से शुगर प्रोड्यूस होना, और कॉटन से कॉटन टेक्सटाइल का डेवलप होना, और जो अलग अलग और भी एग्रीकल्चर बेस्ड चीजें हैं जिनसे हम इंडस्ट्रीज की मदद से ही उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो दिस इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल एंड द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय देम। और फिर उनसे क्या बनाया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि आप कोई भी अलग अलग चीजें आप ले सकते हो जिसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है। आपके बिस्किट्स वगैरह जो तैयार होते हैं, नमकीन वगैरह जो तैयार होंगे, बहुत सारी चीजें, जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और एग्रीकल्चर से फिर उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो किस रूप में काम करते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में। ठीक है, रॉ मटेरियल के रूप में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए एग्रीकल्चर काम में आता है। such as irrigation pump, fertilizer, insecticide, plastic and PVC pipe, machine and tools are useful to the farmer in increasing their yield। और एग्रीकल्चर जो है उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, आप ये सारी चीज़ों को यूज़ करके, जैसे फर्टिलाइजर का यूज़ करके हम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, इरिगेशन मेथड को डेवलप कर सकते हैं, पीवीसी पाइप्स है, मशीन्स है, टूल्स है, ये सारी चीज़ें हम नए तरीके से जब शुरू किया जाए तो एग्रीकल्चर में ये सारी चीजें डेवलपमेंट जो है वो होना जरूरी है। Therefore, the development and competition of the manufacturing industries has not only encouraged agriculture production but also enable the production process। कि इससे सिर्फ एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो नहीं डेवलप होगा बल्कि जो खुद को तो जो फार्मर्स है उनको खुद के साथ साथ इंडस्ट्रीज के लिए भी रॉ मटेरियल तैयार होगा। ठीक है, तो इससे जो डेवलपमेंट है वो फार्मर का, एग्रीकल्चर का और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज का ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है वो होता है। In today's globalized world, our industries need to be more efficient and competitive। आप देख रहे हो कि कितना कंपटीशन है, उनको देखते हुए हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, ये जो मेथड्स हैं पुराने मेथड्स को छोड़ के हमें सारी चीजें मॉडर्नाइज करनी चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ, our manufactured goods not to be a part of quality with those available in the international market, only then will be able to compete in the international market। यानी कि सिर्फ अपना पेट भरना ही सफिशिएंट नहीं है बल्कि हमें इस तरीके से काम करना है एग्रीकल्चर के ऊपर जिससे हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सके, विदेशों तक हमारा जो व्यापार है उसको बढ़ाया जा सके। क्यों? क्योंकि इससे हमारी देश की जो इकोनॉमी है उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा
कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है उसका कंट्रीब्यूशन है जिससे हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है वो इंक्रीज होती है। नेशनल इकोनॉमी तभी इंक्रीज होगी जब इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होगी, ठीक है। सो द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द जीडीपी has been stagnant at 17% over the last 2 decades. The total contribution of industry to the GDP is 27%, out of which 10%, यानी कि जो इंडस्ट्रीज से जो जीडीपी कंट्रीब्यूट किया जाता है वो कितना है 27%, और उनमें से जो 10% है वो कहाँ से आता है, माइनिंग से, क्वेरिंग से, इलेक्ट्रिसिटी और गैसेस से। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सेवरल ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, ये बहुत कम है। जो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज है जो हम विदेशों में जो देखते हैं उनमें क्या होता है कि ये जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, विच वेयर इट इज 25 to 35%, वो कितना है 25 to 35% जीडीपी रेट फिक्स किया गया। The trend of growth rate in manufacturing sector had been 7% in the last decade. Since 2003, the growth rate has been 9 to 10% per annum, यानी कि 9 to 10% annually उनसे लिया जाता है। The desired growth rate over the next decade is 12%, यानी कि जो जीडीपी जो है वो बहुत कम रेट में ही चल रहा है। टू डेवलप द सेक्टर, और इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया है, एनएमसीसी। गवर्नमेंट जो है उन्होंने सेटअप किया है एनएमसीसी। ये क्या चीज है, एनएमसीसी, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल मैन्युफैक्चरर, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल। इससे आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि एनएमसीसी क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेक्टर है, एक काउंसिल है जो डेवलप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके डेवलपमेंट के पीछे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है इसको डेवलप करने का, तो is to bring an appropriate policy to improve productivity to achieve the desired growth rate, यानी कि जो ग्रोथ रेट है उसको इंक्रीज करने के लिए, जो प्रोडक्टिव है, जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको इंक्रीज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके थ्रू इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है इंडस्ट्रियल लोकेशन। Selection of industrial location is complex in nature as it is influenced by availability of raw material, labor, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, दूसरा हमें लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, पावर चाहिए, मार्केट चाहिए, ठीक है। इट इज़ रियरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दिस फैक्टर अवेलेबल एट वन प्लेस, कि हमें एक ही जगह पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। Consequently, manufacturing activity tends to be located at the most appropriate place where the all factors of the industry's location are either available or can be arranged at lower cost, कि या तो जो भी चीज़ें इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है या तो उसको वन प्लेस के ऊपर अवेलेबल करवाया जाए, और या फिर ऐसी जगह इंडस्ट्रीज का लोकेशन होना चाहिए जहां पर हमें इजीली सारी चीजें अवेलेबल हो सके या फिर उसका अरेंजमेंट हो सके, ठीक है। तो क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, उसमें सबसे पहले आता है हमारा इंडस्ट्रियल लोकेशन के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल लोकेशन की लोकेशन कहाँ होना चाहिए, जहां पर सबसे पहले रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सके।
अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो। ऐसा तो है नहीं कि आपने इंडस्ट्रीज खोल रखी है अपने आसपास ही कहीं पर, और फिर आपको जो रॉ मटेरियल है वो लेकर आना पड़ रहा है कोई 200-300 किलोमीटर से आगे, और वो भी इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, कभी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ का जो लोकेशन है वो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर हमें इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सके। So the factory needs to be situated close to the place of availability of raw material. Industries ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर raw material जो है वो easily available हो सके, and if these are heavy and bulky to transport, ताकि क्या हो सके, इजीली ट्रांसपोर्ट भी किया जा सके, पास में ही हो तो फटाफट जाके रॉ मटेरियल जो है वो लाया जा सकता है इंडस्ट्रीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे कि आयरन और जो स्टील इंडस्ट्रीज है इनको हम काफ़ी दूर से तो इनको ट्रांसपोर्ट भी नहीं किया जा सकता, बहुत हल्का फुल्का सामान होता है तो उसको फिर भी कैरी करके हम काफ़ी दूर तक उसको ले जा सकते हैं। लेकिन जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादातर कहाँ सेटअप होनी चाहिए, वहीं पर जहाँ पर उनका रॉ मटेरियल इजीली मिल सके। ठीक है, दूसरा जो चीज़ है, दूसरा जो फैक्टर है वो है हमारा वाटर सोर्स। सेकेंड जो फैक्टर है वो है वाटर सोर्स। अब ये वाटर सोर्स क्या है कि वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। वाटर तो वो हर एक इंडस्ट्रीज के लिए रिक्वायरमेंट है। सो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड रिवर वाटर एंड वाटरफॉल कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ पर वाटरफॉल्स होंगे या रिवर वाटर होगा इनका यूज किया जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो इसीलिए वाटर जो है वो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्रीज लोकेशन के लिए। थर्ड जो है वो आता है हमारा, वो है क्लाइमेट। थर्ड पॉइंट है क्लाइमेट। क्लाइमेट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के लिए क्लाइमेट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्श क्लाइमेट इज नॉट मच सुटेबल फॉर इंडस्ट्रीज, कि जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, सूखा मौसम होगा, ड्राई एरियाज होगा, या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, तो वो जो क्लाइमेट है वो इंडस्ट्रीज के लिए सुटेबल नहीं होता। जैसे कि एक्सट्रीमली हॉट, ह्यूमिड, ड्राई और कोल्ड क्लाइमेट इज नॉट वेरी कंडक्टिव फॉर इंडस्ट्रीज। ऐसे क्लाइमेट जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिक्वायर ह्यूमिड क्लाइमेट बिकॉज कॉटन थ्रेड ब्रेक इन ड्राई क्लाइमेट। कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है इनके लिए कैसे क्लाइमेट की जरूरत है, ह्यूमिड क्लाइमेट में। ये जो मैं अभी आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन बता रही हूँ ये क्या आपके बुक में है? आप लोगों के बुक में है क्या ये? आपके बुक में है क्या ये जो अभी मैं इंडस्ट्रियल लोकेशन आपको बता रही हूँ, क्या आपकी बुक में है? मैडम बुक ही नहीं दी। बुक नहीं दी मतलब? मैडम है इंडस्ट्रियल लोकेशन बुक में है ना। तो इसमें देखो आप जो क्लाइमेट वाला है ना उसमें ये अंडरलाइन कर लो कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसके लिए कैसे क्लाइमेट की जरूरत होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि अदर क्लाइमेट में बाकी जो ड्राई एरियाज, ड्राई क्लाइमेट जो होगा उसमें क्या होता है, कॉटन थ्रेड जो होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो कि 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इनसे बन सकता है। नेक्स्ट आता है आपका 4th नंबर पर लेबर। लेबर की रिक्वायरमेंट है, लेबर की जरूरत होती है। सो ए लार्ज एंड चीप लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर लेबर इंटेंसिव एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के लिए एक
लेबर की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है और कम पैसों में काम करने वाली, यानी कि उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हाईटेक इंडस्ट्रीज हैव टू बी लोकेटेड वेयर सुटेबल स्किल्ड वर्कर्स आर अवेलेबल, कि जो हाईटेक इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर जो भी चीज़ें टेक्निकली जो यूज़ किया जाता है वहाँ पर कैसे लेबर्स की ज़रूरत होती है, जो स्किल्ड हो, जो अपने काम में परफेक्ट हो, अपनी जो उनकी जो एजुकेशंस होती हैं या उनका जो काम होता है उस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत होती है किसमें, हाईटेक इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल। फिफ्थ जो रिक्वायरमेंट है वो है कैपिटल। तो कैपिटल बिना तो इंडस्ट्री सेटअप हो ही नहीं सकती। कैपिटल जो है वो सबसे रिक्वायरमेंट है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, दिस इज द मनी दैट इज इन्वेस्टेड टू स्टार्ट ए बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत होती है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी डिटरमाइन द साइज एंड लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, कि जितना अमाउंट आप इंडस्ट्रीज के ऊपर इन्वेस्ट करोगे आपकी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, उसका प्रोडक्शन और वो सेटअप, वो सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे वो ज़्यादा डेवलप होगा, कम पैसे इन्वेस्ट करोगे तो वो उसी प्रोसेस में डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज। 6 नंबर पर आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज एनकरेज्ड इन सम एरियाज एंड रेस्ट्रिक्टेड इन अदर्स, की गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ एरियाज में हम इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, कुछ एरियाज में मना होता है कि यहाँ आप सेटअप नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्रीज दैट आर लोकेटेड इन रिमोट एरियाज में रिसीव फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लो रेंट एंड टैक्स रेट। ये जो रिमोट एरियाज में जो इंडस्ट्रीज सेटअप होती है, रिमोट एरियाज जो बैकवर्ड एरियाज में जो इंडस्ट्री सेटअप होती है उनको गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलते हैं, यानी कि कुछ छूट दी जाती है किन सब चीज़ों में, जैसे कि आप उनका जो रेंट है उसमें छूट मिलती है या फिर जो टैक्स वगैरह जो होते हैं उसमें उनको कम देना होता है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिसी जो है उनका यूज़ करके ही इंडस्ट्रीज को लोकेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मार्केट। 7th नंबर पर आता है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट जो है ए नियरली मार्केट प्लेस मेक इट मच इजियर टू सेल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड दस रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कि मार्केट अगर इंडस्ट्रीज के आसपास ही सेटअप होता है तो उससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है जिसको सेल करने के लिए प्रोड्यूस किया गया है तो उनका जो प्रोडक्शन है वो इजीली हो सकता है, सेल इजीली किया जा सकता है मार्केट के अंदर। उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होगा मार्केट तक ले जाना, जो भी फिनिश्ड गुड है उसको मार्केट तक पहुंचाना, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो धीरे क्या होता है, कम होता है, कम लगता है। कम दूरी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कम लगेगा। नेक्स्ट लास्ट है आपका पावर। नेक्स्ट है पावर। तो पावर की क्या जरूरत है इसमें, द इक्विपमेंट एंड मशीनरी डिपेंड्स ऑन फॉर देयर ऑपरेशन एंटायरली ऑन ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ पावर। कि पावर के बिना किसी भी जो मशीन्स हैं उनको चलाया नहीं जा सकता। द आइडियल लोकेशन फॉर एन इंडस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फीचर, जैसे कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट। की जो पावर है उसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद में कौन कौन से आइडियल लोकेशंस हैं जिसके बेस्ड पर हम इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं। ये तो आपके 8 अलग फैक्टर्स हो गए। ठीक है, 1 to 8 आपके इंडस्ट्रियल लोकेशन हो गए कि कौन कौन से लोकेशन रिक्वायरमेंट होते हैं इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। रॉ मटेरियल होना चाहिए, वाटर सोर्स होना चाहिए, क्लाइमेट मॉडरेट होना चाहिए, लेबर की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, मार्केट है और पावर है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आइडियल लोकेशन है इंडस्ट्रीज के लिए, कि इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए एक आदर्श लोकेशन जिसे हम कह सकते हैं वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहला रॉ मटेरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा हो गया हमारा साइट, प्रोडक्शन ऑफ साइट जो है वो कहाँ होगा। ठीक है,
तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन को हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और फोर्थ होगा हमारा कि डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, कि जो जहाँ से हम प्रोडक्शन को सप्लाई कर रहे हैं उसकी फैक्ट्री कहाँ होगी। ये सारी चीजें क्या हैं, आइडल है किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आइडल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। आइडल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक आपका आता है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग। मैम बुक में फ्लो चार्ट दे रखा है। रॉ मटेरियल, ओके बेटा, कि जो रॉ मटेरियल है उसको आप ऑब्टेन करने के लिए, गेट करने के लिए आपका कितना कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसका कॉस्ट कितना होगा आइडल लोकेशन इंडस्ट्रीज के लिए, आपका जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल को गेट करने का उसका कितना है। ठीक है, कितना कॉस्ट लग रहा है आपको रॉ मटेरियल मिलने के लिए। फिर उसके बाद में आपका प्रोडक्शन के लिए कितना कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, आपका प्रोडक्शन जो है उसके लिए क्या कॉस्ट है। फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रोडक्शन का उसके लिए आपका क्या कॉस्ट है। ठीक है, और फिर उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा, यानी कि जो भी चीजें आपकी कितनी रिक्वायरमेंट हो गई, रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, इन तीनों को सेट करने के बाद में भी आप क्या बाद में ही आप क्या डिसाइड कर सकते हो कि आपकी जो फैक्ट्री साइट है वो कहाँ अवेलेबल होगी। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आपका रॉ मटेरियल है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और फैक्ट्री है। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्रीज को लोकेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। कि इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज क्या है, कि इंडस्ट्री एंड मार्केट आर क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर। कि इंडस्ट्रीज है तो मार्केट है, मार्केट है तो इंडस्ट्रीज है, ये तो हम सभी जानते हैं। सो दीज टू आर लिंक्ड टुगेदर बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स कंपोनेंट्स सच एज, कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो उनके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, क्या रीजंस हैं कि इंडस्ट्रीज और मार्केट जो है वो एक दूसरे के बिना क्या है, इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहला आता है कि मनी इज नीडेड टू बाय इनपुट फॉर प्रोडक्शन। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो आफ्टर सेलिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट इन द मार्केट, मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रीज ऑल्सो अर्न प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ मनी। कि जो प्रॉफिट मिलता है इंडस्ट्रीज को वो कहाँ से मिलेगा, मार्केट से मिलेगा। मार्केट में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो सेल कहाँ किए जाएंगे, मार्केट में सेल किए जाएंगे। जो इंडस्ट्रीज है उसको प्रॉफिट जो है वो मनी के फॉर्म में मार्केट से ही मिलता है। ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा क्या है, इनपुट रॉ मटेरियल कंपोनेंट पार्ट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स इन इंडस्ट्रीज। कि इंडस्ट्रीज में जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रीज जो है वो चलती किससे है, रॉ मटेरियल से। जो जो कंपोनेंट्स अभी हमने पढ़े थे उन सब से, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इंडस्ट्रीज को चलाने में, सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती है और इंडस्ट्रीज तक पहुंचती कैसे है, विद द हेल्प ऑफ मार्केट। इसके बाद में लैंड, लेबर, कैपिटल, जो एंटरप्रेनर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें क्या है, फैक्टर्स हैं किसके, प्रोडक्शन के। A good network of transport is needed to supply raw material from source region to factories and finished produce to market। ये जो रॉ मटेरियल है वो फैक्ट्रीज तक पहुंचाने का काम है, वो किससे होगा, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से होगा। और मार्केट की हेल्प से ही इंडस्ट्रीज का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो मार्केट तक पहुंचाया जाएगा। वो भी किससे पहुंचाया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन से। फैक्ट्रीज आर सेटअप टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट। फैक्ट्रीज जो है उनको सेटअप की जाती है, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज का प्रोडक्शन होगा, अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, अलग अलग वेराइटीज ऑफ थिंग्स जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश्ड गुड, ए वेल डेवलप्ड मार्केट इज नीडेड टू सेल दिस गुड। कि ये सारी चीजें होने के बाद में कि मनी जो है वो रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन करने के लिए मनी की जरूरत है,
रॉ मटेरियल की जरूरत है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है। ट्रांसपोर्टेशन होगा जिससे रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया जाएगा। फैक्ट्रीज को सेटअप किया जाएगा जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाएगा। अब लास्ट जो हमारा प्रोसेस है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट तब हमारे लिए यूजफुल है जब हम उसको मार्केट तक सप्लाई कर सकें। ठीक है, तो वेल डेवलप्ड मार्केट जो है उसकी भी जरूरत होती है फिनिश्ड प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, सेल करने के लिए, और जो इंडस्ट्रीज है उसको प्रॉफिट भी कहाँ से मिलेगा, मार्केट से मिलेगा। ठीक है, तो इसका भी जो चार्ट है वो आपका दिया हुआ होगा बुक में, दिया हुआ है क्या? यस मैम, दिया हुआ है। तो आगे की दिया जो हुआ है फ्लो चार्ट। हाँ, आगे का जो है वो अपन कल पढ़ेंगे। अब जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आपका टेस्ट है ना मंडे को? यस मैम। हाँ, तो अब मैम, यस, कॉन्टोर फार्मिंग, टेरेस और स्ट्रिप फार्मिंग बता दो। हाँ अभी एक मिनट, मैं पहले पेज निकाल लेती हूँ। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मीजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, इसी में क्या? यस मैम। हाँ, मैम, तो ये जो सॉइल कंजर्वेशन के अलग अलग मीजर्स है, यानी कि सॉइल को हमें वेस्ट नहीं जाने देना। सॉइल जो है वो उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो इस तरीके की फार्मिंग। जो काउंटर प्लाविंग, जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप क्या है? एक तरह की मेथड ऑफ फार्मिंग विच इन्वॉल्व कल्टीवेशन एंड फील्ड पार्शन इनटू लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स व्हिच आर अल्टरनेटेड इन क्रॉप रोटेशन सिस्टम। निकिता, माइक ऑफ करो। It is used when a slope is two-step or when there is no alternate method to prevent soil is available. कि ये जो स्ट्रिप क्रॉपिंग है वो मोस्टली स्लोप एरियाज में किया जाता है, और स्लोप एरियाज के अंदर जो स्ट्रिप्स जो है उनको यूज किया जाता है। स्ट्रिप्स को यूज किया जाएगा जिससे यहाँ की जो सॉइल है वो क्या करेगी, यहाँ के जो ये स्ट्रिप्स होंगे ये क्या करेगी, यहाँ की सॉइल को कंजर्व करेगी। इनको कंजर्व करने के लिए ये स्ट्रिप मेथड ऑफ फार्मिंग जो है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका काउंटर प्लाविंग। काउंटर प्लाविंग इज प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इन विच प्लाविंग इज डन अक्रॉस ए स्लोप फॉलोइंग इट्स एलिवेशन ऑन काउंटर लाइंस। दिस प्रैक्टिस इज यूज टू मिनिमाइज सॉइल कंजर्वेशन। कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया, इसमें आपको क्या करना है, चारों तरफ जो है वो प्लांट्स जो है वो लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है आपका ये जो एरिया है यहाँ की जो सॉइल है वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं पर ही रहेगी। इसमें आप जो वन और मोर क्रॉप्स जो है उसको ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद में शेल्टर बेल्ट्स आता है आपका। शेल्टर बेल्ट्स भी है क्या? वागीशा, यस मैम। शेल्टर बेल्ट्स, टेरेस फार्मिंग। terrace farming. Terrace cultivation is a method of growing crop on side of hills or mountains by planting crops on graduated terrace built into slope. Through labor intensive the method has to be employed. जैसे देखो आप, ये पिक्चर दिख रही है आपको बुक के अंदर, ये जो माउंटेन्स होते हैं उनके डिफरेंट लेयर्स बनाए जाते हैं, जहां पर जैसे कि सपोज ये माउंटेन्स है तो ये एरिया ले लिया, ऐसे ले लिया, इस तरीके से बुक के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला टेरेस फार्मिंग। ये देखो आप, ये जो नीचे वाला है, ये जो माउंटेन्स हैं इसके डिफरेंट लेयर्स बनाए गए हैं और इन लेयर्स पर कल्टीवेशन किया जाता है। अगर यहाँ प्लांट्स ग्रो कर दिए जाएंगे तो यहाँ की जो सॉइल है वो क्या होगी, इरोड होके नहीं जाएगी। ठीक है, जो वाटर होगा पानी के साथ बहकर नहीं जाएगी बल्कि क्या होगी, यहीं स्टोर हो जाएगी। ऐसा ही हमारे दूसरे पिक्चर में दिया हुआ है कि माउंटेन्स जो है उनके ऊपर किस तरीके से जो है वो टेरेस फार्मिंग की जाती है। आया समझ में? शेल्टर बेल्ट भी बताओ। Shelter belts are a series of trees or shrubs that are grown in the form of horizontal line. Adjacent to the field, a series of trees is planted to grow in the edge of a field in order to protect the field. जैसा कि अपन ने अभी इसमें काउंटर प्लाविंग में देखा था ना, उसी तरीके से जो ट्रीज होते हैं वो इनके
चारों तरफ लगाए जाते हैं, जिनसे ये जो फील्ड है, यहाँ की जो सॉइल है वो क्या होगी, इरोड नहीं होगी, और यहाँ क्रॉप्स जो है वो इजीली हम ग्रो कर सकेंगे। बारिश के समय भी जो सॉइल होगी वो क्या होगी, यहाँ आके कंजर्व होगी। ये होते हैं शेल्टर बेल्ट्स। और कुछ पूछना है आपको फर्स्ट चैप्टर में? मैम दुआस, चोस और तराई बताओ। हाँ, ये आपका है चैप्टर के एलुवियल सॉइल में। हेडिंग क्या है बेटा उसकी? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल। Alluvial soil is most widely spread and important soil in India. ठीक है? It is mostly found in river valleys and northern plains and parts of Gujarat and राजस्थान। ये सारे तो ऊपर वाला पैराग्राफ तो आपका ये कि कहाँ कहाँ एलुवियल सॉइल जो है वो हमें अवेलेबल होते हैं। फिर इसके बाद में आता है इट इज मेड अप ऑफ सिल्ट एंड क्ले, इट इज रिच इन न्यूट्रिशंस लाइक पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, it is suitable for growing paddy, wheat, sugarcane and other cereals and pulse crop. It is more common in the Piedmont plains that are at the foothills such as Dwars, Kors and Tarai. कि ये जो ड्वार्स, कोर्स और तराई है ये इजीली हमें कहाँ अवेलेबल होता है, एलुवियल सॉइल जहाँ पर हम कल्टीवेशंस कर सकते हैं, और ये क्लेई सॉइल होता है। और जो प्लेन एरिया, फुट हिल्स, ये आपका माउंटेन रीजन हो गया, और यहाँ पर इस रीजन्स को फ्लैट करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस है वो किया जा सकता है अलग अलग रीजन्स में। जैसे कि ये एरिया हो गया, इसका अंदर जो है इसको लिया जा सकता है, फिर इसको हम अंदर की तरफ से इस तरीके से यहाँ कल्टीवेशन कर सकते हैं जो हिली एरियाज है उनमें। तो ये जो रीजन्स हैं ये हमारे कहलाते हैं ड्वार्स, कोर्स और तराई रीजन्स कहलाते हैं। और क्या पूछना है बेटा? और कुछ पूछना है किसी को? रिजर्व। क्या पूछ रहे हो? रिजर्व। मैम स्टॉक और रिजर्व दोनों बताओ। स्मोक? स्टॉक और रिजर्व, अच्छा, उसमें रिसोर्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ ऑन द बेसिस डेवलपमेंट। ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। एक मिनट। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में, अच्छा स्टेटस ऑफ ऑन द डेवलपमेंट। बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। स्टॉक और रिजर्व। तो स्टॉक देखो इसमें क्या है कि मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट दैट कैन मीट ह्यूमन नीड्स बट आर आउट ऑफ रीच ड्यू टू लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी are included in stock. For example, water is compound of two gases, hydrogen and oxygen, can become a major source of energy. But for this purpose, we do not have the necessary technical knowledge to utilize it. कि वाटर जो है वो हमें अवेलेबल, वाटर हमारे पास प्रेजेंट है लेकिन फ्रेश वाटर नहीं है। वाटर जो हमारे पास